और मेरे बब्बर शेरों, सब खैरियत, मजे में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे दोस्त। आप जुड़ चुके हैं ब्रेनवेव एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से कुमार दिवाकर के साथ। अपने दिन को खास बनाने के लिए मैं रोज की तरह आज भी हाजिर हूँ, उसी एनर्जी लेवल के साथ, उसी जोश जुनून के साथ जिसमें आप मुझे देखना और सुनना पसंद करते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप सब उसी चाहत के साथ मुझसे जुड़े होंगे, अपने आप को जोश और जुनून के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ आज के दिन को बनाते हैं बाबू खास। खास क्यों? क्योंकि वन शॉट का सीरीज चल रहा है उन सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बहुत तेज है, कमजोर है, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, एवरेज है, सबके लिए है। अब सबके लिए कैसे है समझो। जो पढ़ चुका है उसके लिए क्विक रिवीजन, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए कम टाइम में उसकी पढ़ाई, ठीक है। जो एकदम कमजोर है उसको अपने लहजे में, अपने तरीके से, मस्ती मजाक में मैं समझा देता हूं ताकि कहानी के तौर पे चीजें समझ में आ जाए, तो थोड़ी सी हिम्मत तो उसमें जगे कि नहीं, मैं ये मेरे लिए ठीक है, मैं कर सकता हूं। ठीक है ना। देखिए क्या आगे देखा जाए। चलो देरी ना करते हुए इसके सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग करते हैं कवर बाबू, समझते हैं चीजों को, लेते हैं मजा। कैसे बताओ। मुख्य बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि ये सीरीज अगर आपने कर लिया, जो वन शॉट सीरीज चल रहा है 12 का अभी, वो अगर आपने कर लिया तो यकीन मानो कि आपने पहले कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इतना तो हो जाएगा कि आपको प्रश्न देख के डर नहीं लगेगा। और अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा कि आपका हौसला दुगुना हो जाएगा, दुगुना नहीं 4 गुना हो जाएगा। नहीं, इतना इम्फेसाइजिंग हो जाओगे ना, इतने इम्फेसाइजिंग हो जाओगे, इतना जबरदस्त एनर्जी लेवल होगा। ये तो मैं कर ही लूंगा, तो ये जो कर ही लूंगा जोर पड़ रहा है ना, वो जोर इतना होगा ना आप में कि एग्जाम में जाने के लिए बेचैन रहोगे। एग्जाम में न जाने का जो डर होता है ना, वो जाने में बदल जाएगा। बस इतना फर्क है। तो उस फर्क को कंटिन्यू करने के लिए चीजें समझनी है। मानव बस्तियां चैप्टर का नाम है ना बाबू। तो बस्ती की परिभाषा क्या होती है पहले उसको पढ़ लेते हैं। बस्ती की परिभाषा क्या होती है पहले उसको पढ़ते हैं। पढ़े? पढ़ो। मनुष्य के निवास करने का स्थान जिसे वह रहने के लिए बनाता है या चुनता है, क्या कहलाता है? बस्ती। मनुष्य के निवास का वह स्थान जहां वह रहने के लिए चुनता है या बनाता है, वो क्या कहलाता है? बस्ती। ठीक है। इसमें घर, सड़क, पार्क, पूजा स्थल, बाजार आदि शामिल होते हैं। किसमें? बस्ती में। एक बस्ती में सिर्फ घर नहीं होता है ना बाबू, उस बस्ती में घूमने के लिए सड़कें चाहिए। उस बस्ती को एक जगह इकट्ठा होकर अपने टाइम को अच्छा बनाने के लिए, जैसे गर्मी में शाम का समय और ठंडी में सुबह का समय, लोग ऐसे जगह पे इकट्ठा होना पसंद करते हैं जो एक सामूहिक जगह हो। वहां सब एक दूसरे से मिलते हैं और अपने चीजों को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है सभी का। और मैं कुमार दिवाकर आप सभी का तहे दिल से इस क्लास के क्या इस क्लास में स्वागत करता हूं। बहुत मजे से और मजे लेते हैं, चीजों का समझते हैं। समझ में आ गया ना। बस्ती का मतलब सिर्फ घर नहीं होता है बाबू। बस्ती का मतलब होता है कि उस बस्ती में रहने वाले जो भी समुदाय के लोग हैं, उनकी जितनी भी जरूरतें हों वो लगभग पूरी हो जाती है। उनकी जरूरत किसकी भी होती है? सड़क की होती है, पार्क की भी होती है, पूजा स्थल का होता है, उन्हें बाजार भी चाहिए। तो ये सब क्या है? बस्ती का हिस्सा है। तो परिभाषा समझ में आ गया। परिभाषा समझ में आ गया ना। परिभाषा में बस्ती का मतलब सिर्फ घर से मत समझना। एक बस्ती का मतलब घरों का समूह होता है। अब जब घरों का समूह होगा तो उसके अपने पूजा पाठ के लिए एक स्थल चाहिए, चाहे वो मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, ईसाई घर हो सकता है, मतलब गिरजा घर हो सकता है ना, गुरुद्वारा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ तो चाहिए उनका अपना पवित्र स्थल। उसके बाद उस बस्ती में एक दूसरे से जुड़ने के लिए, उन सारे घरों को आपस में जोड़ने के लिए एक सड़कें चाहिए, फिर बाजार चाहिए उनके जरूरत की चीजों के लिए। तो ये सब चीजें क्या है? बस्ती के हिस्सा है। अच्छा, बस्तियों का वर्गीकरण।
कैसे? ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो तुलना भी होगा और यहीं से चीजें इतनी सारी आप एक दूसरे के साथ जोड़ के देख सकते हो कि चीजें आपके लिए बड़ी मजेदार होंगी। सबसे पहले देखो कौन कौन सा बिंदु है जो दोनों में क्या करेगा? तुलना करेगा, ग्रामीण बस्ती में, शहरी बस्ती में। पहला है आकार। भाई गांव का बात होगा, जब ग्रामीण बस्ती की बात करेंगे तो गांव का आकार हमेशा क्या होगा? छोटा। जबकि शहर बस्ती की बात करेंगे तो कैसा होगा बाबू? बड़ा। कितना मजेदार चीज है। अगर ऐसा टेबल बना के अपने आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कलर का यूज करो, बढ़िया से लाइन का यूज करो, बढ़िया पॉइंट का यूज करो, तुलनात्मक रूप से चीजों को लिखो। और ये चीज अगर आता है और नहीं आता है और सीख लिए हो तो थोड़ा सा खुद के लिए शाबाशी दे दो, क्योंकि आप बहुत अच्छे रास्ते पे हो, है ना दोस्त? आ जाओ। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व। भाई ग्रामीण बस्ती है तो जनसंख्या घनत्व एकदम तुलनात्मक रूप से हमेशा कम होगा। होगा ना? किसके तुलना में बाबू? शहर के तुलना में। शहर के तुलना में ग्रामीण घनत्व कम क्यों होगा बताओ? क्योंकि शहर में वो सब सुख सुविधाएं आदमी को मिल जाती है जो एक इंसान की जरूरत होती है, जबकि ग्रामीण तुलना में उससे कम। इसलिए लोग गांवों में रहना कम पसंद करते हैं, शहरों में ज्यादा। उनके जीविकोपार्जन से लेके उनके जीवन को आसान बनाने वाली चीजें वहां पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जबकि गांव में उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ी क्या, ठीक ठाक दिक्कत होती है, चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। तो इससे क्या होता है, क्या प्रभावित होता है? जनसंख्या घनत्व। तो बिंदु ये समझ में आ रही है। उस बिंदु का दोनों में फर्क भी बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। एक नालायक लिख रहा है कि सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, शादी हो गई है क्या? क्या बात है बच्चा, क्या लगता है तुमको? क्या लगता है मेरी शादी हुई है नहीं हुई है? और क्या करोगे मेरा शादी जान के? हम ऐसे हंसते मुस्कुराते अच्छे नहीं लग रहे तेरे को? पढ़ाई नहीं करनी है, यही सब जानना है? बहुत कुटाओगे। पढ़ लो चुपचाप, नालायको। आ जाओ। मुख्य व्यवसाय। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो तो मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, यही सब देखने को आपको मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, आसानी से देख लोगे। लेकिन अगर आप शहर में चले जाओ तो द्वितीय और तृतीय क्रिया याद करो, जिसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब चीजें हम पढ़े थे। उद्योग द्वितीय क्रिया का हिस्सा, व्यापार, सेवा तृतीय हिस्सा, जटिल, आधुनिक। क्लियर है? बहुत क्लियर है। द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र कहां पे? शहरी बस्ती में। जबकि प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र कहां पे? ग्रामीण में। जीवन स्तर एकदम सरल और परंपरागत, मतलब पुराने तरीके से लोग एकदम सादा जीवन, उच्च विचार वाला जिंदगी गांव में होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, अलग ही सोच होता है गांव में। लेकिन वो होता था मेरे दोस्त, अब वो चीजें गांव में भी नहीं रह गई है। गांव भी धीरे धीरे शहरों के तरफ मूव हो रहा है और शहरों की स्थिति तो मत ही पूछो। जटिल और आधुनिक कहाँ? शहर में। अब इसका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें। देखो आज इंटरनेट के युग ने गांव को इतना शहर बना दिया कि गांव की लड़की ऐसा, मतलब पहनावा और ऐसा कल्चर, ऐसा बिहेवियर, ऐसा रुतबा अपना के रखी है कि ये कहना मुश्किल है कि अब गांव में वो संस्कार और वो परंपरागत चीजें दिखती है जो पहले देख के एक, मतलब लगता था कि नहीं, बड़ा सुकून मिल रहा है। जब शहर से आदमी गांव के तरफ आता था तो बड़ा खुश होके वो खेतों को देखते हुए, निहारते हुए अपने बचपन के यादों के साथ गुजरता था। मुझे याद है जब मैं शहर से अपने घर के तरफ आता था तो जब भी मैं ट्रेन और बस में बैठता था तो खिड़की के पास बैठ के मैं चीजों को देखता था, खेत में काम करते हुए किसानों को, और मतलब प्राकृतिक उन सब चीजों को, और मैं अपने बचपन को याद करके बड़ा ही अंदर से खुश होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं चीजें इस तरीके से बदल गई है ना भाई, कि वो चीजें या तो दिखती नहीं है, और अगर दिखता भी है तो झलक नहीं आता है ना। क्योंकि गांव में पहुंचने के बाद बड़े बड़े बिल्डिंग, एकदम घने घने चिपके हुए घर, वो सब गलियां खत्म, वो सब जगह खत्म, वो सब खेत खलिहान घरों में बदल गए। मतलब हमारी यादें धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है जिसमें हमने जिया है कभी। ठीक है। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से आप देखो तो ये चीजें हैं, मतलब जिसको आप एक दूसरे से अलग कर सकते हो। शहर की लाइफ कितनी जटिल है, बहुत जटिल है, क्योंकि हर चीज के लिए आप डिपेंड हो। गांव में किसी का डिपेंड नहीं होता है कोई किसी पे,
खुला है, स्वतंत्र गांव है। आप गांव में घूमने निकल जाओ, इतना प्रेम होता था, दादी काकी टाइप लोग या चाचा काका टाइप लोग आपको देख लिए, अरे बाबू कब अइल, है ना, आपको बुलाया जाएगा, बैठोगे, वो अपने क्षेत्रीय भाषा में वो अपनी कहानियां सुनाएंगे, मस्ती होगा, पुरानी बातें होंगी, हंसी ठिठोली होगा, और जो चीजें उस समय सीजनल होगी आपके गांव की, जैसे गन्ना हुआ, आपस में बैठ के लोग गन्ना चूस रहे हैं, या गन्ने का रस निकला है उसको पी रहे हैं, या उससे गुड़ बन रहा है उसका स्वाद आपको, मतलब बड़े बड़े कड़ा में गन्ने के रस को पकाया जा रहा है, उसकी खुशबू आपके नाकों में घुस रही है, सब कुछ मॉडर्न सा हो गया है यार। ये बहुत कुछ चीजें थी गांव में जो कि मतलब एक अलग ही उसका एहसास था, दोस्तों के साथ बगीचे में जाना, आम तोड़ना, ब्लेड से आम को फाड़ना, उसको उसमें नमक और मिर्चा डालना, उसको खाना। सब दोस्त अजनबी हो गए हैं, दुनिया पराई हो गई। पैसे के लिए अपनों को छोड़े, और जब पैसा आया तो अपनों ने हमें छोड़ दिया, है ना बाबू। अजीब है ना चीजें। लेकिन ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, भावनाओं में मत बहो, आ जाओ, ये सब चीजें तो मजा आएगा ही। नालायक, पढ़ाई वाली बातें दिमाग में थोड़े आती है। जब पढ़ने की बात होती है तो क्लास में आज किसका हेयर स्टाइल कैसा था, कौन क्या पहन के आया था, क्या चाल था यार, मजा आ गया बस। इन सब चीजों से बाहर निकलो गधो, कुछ तो अपने आप को लायक बनाओ, सोचो, जितना तेजी से जमाना बढ़ रहा है आगे, अगर इन्हीं सब चीजों में अटके रह गए वही रह जाओगे। निकलो, बाहर निकलो, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, है ना, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, चलो। सुविधाएं सीमित, स्कूल अस्पताल कम, जबकि शहरों में अधिक, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े अस्पताल, मतलब सारी आधुनिक सुख सुविधाएं शहरों में ज्यादा, ग्रामीण में उसके तुलनात्मक रूप से कम, है ना। तो ये एक पूरा का पूरा चैप्टर का बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने एक ऐसा ग्रामीण और शहरी बस्तियों को समझाने का प्रयास किया जिससे आपकी समझ बहुत अच्छा हो जाए, और ऐसे डेटा बना के अगर आप नोट्स बनाते हो तो इससे रिलेटेड प्रश्नों के जब आंसर करोगे तो इससे तरीके दिमाग में डेवलप होंगे ना। देखो, ये सिर्फ नोट्स के लिए डेटा नहीं है, ये डेटा आपके उसके लिए भी है कि जब आप प्रश्नों का आंसर करने जाओ तो किस प्रश्न का आंसर हम कैसे दर्शाएं कि बाकी लोगों से बेहतर हो, एग्जामिनर के दिलो दिमाग पे वो अपना प्रभाव डाले। क्योंकि भाई जो टॉपर होता है, चाहे वो स्टेट टॉपर की बात करो, चाहे अपना स्कूल टॉपर की बात करो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात करो, वो सब प्रश्न सबके लिए सेम होते हैं भाई, बस उसके आंसर दिखाने लिखने के तरीके आपसे अलग था तो टॉपर बना, और आपने एवरेज आंसर लिखा तो आप एवरेज रह गए। तो आप अपने आंसर को इतना क्रिएटिव, इतना सिस्टमेटिक, इतना टू द पॉइंट लिखने और समझाने का प्रयास करो कि चीजें आपके फेवर में हो, है ना। हमेशा दिमाग में खुराफात चलते रहना चाहिए। अच्छा वाला, अच्छा वाला, गंदा वाला नहीं। गंदा वाला मतलब बाइक ले लिए उस पे स्टंट मार रहे हैं, मोबाइल ले लिए उस पे अलग अलग चीजें हम कर रहे हैं, हैकिंग सीख रहे हैं, उल्टा पुल्टा हरकत कर रहे हैं, तो ये सब क्रिएटिविटी नहीं। क्रिएटिविटी हो जिससे आप अपने जीवन में खुशहाल वाली चीजें पा सको, खुशियां पाओ, आप अपने मंजिल के सफलता के तरफ बढ़ो, है ना। आ जाओ। आकार व आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब देखो, ग्रामीण बस्तियों को भी उसके आकार और आकृति के अनुसार डिवाइड कर किया गया है, कितना मजा से किया गया है, समझो एक एक चीजें। पहला क्या है, संघात, क्लस्टर, आयताकार। सबसे आम प्रकार उत्तर भारत, गंगा का मैदान, बिहार में बहुत। कैसा, क्लस्टर, आयताकार, ये ग्रामीण बस्ती का एक प्रकार है। और इसका कारण क्या है बाबू, सुरक्षा, जाति आधारित, जल स्रोत के पास, उदाहरण बिहार और यूपी के गांव। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि ये बिहार यूपी की बात हो रही है कि बिहार यूपी का जो ग्रामीण बस्ती है उसका एक प्रकार क्या है, संघात। और इसका कारण क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। एक और है कि जाति आधारित बस्तियां होती है। दूसरा है जल स्रोत के पास, जैसे गंगा वाला क्षेत्र हो गया, यूपी बिहार वाला। दूसरा है अर्ध संघात, सेमी क्लस्टर, बड़े गांव का हिस्सा अलग हो जाता है। कारण क्या है, जातिगत विवाद, जमीन बंटवारा। दो बड़े गांव
जमीनी विवाद के चलते या जाति विशेष के चलते एक समुदाय दूसरे गांव में रहता है तो दूसरा समुदाय दूसरे गांव में, और ये आपसी विवाद, ये आपसी विवाद क्या होता है? अर्ध संघात। ठीक है ना? अगला है छितराया या बिखरा। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, छितराया या बिखरा मतलब क्या हुआ? फैला हुआ, छूट-फूट, दूर दूर, है ना? पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, नाम जब पहाड़ी क्षेत्र में आ गया तो हिमालय, उत्तराखंड, मेघालय। और कारण क्या है बाबू इसका? खेती की जमीन ज्यादा फैली, सुरक्षा की जरूरत कम। पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां बस्ती आप देखोगे, दूर दूर घर दिखेंगे, छितराया हुआ होगा, वहां खेती के लिए क्या होगा? जमीन ज्यादा होगी क्योंकि आबादी कम है। अगला है रेखीय। सड़क, नदी, नहर या रेलवे लाइन के किनारे। रेखीय मतलब एक लाइन में, जैसे पश्चिम बंगाल में नदी के किनारे, केरल में बैकवाटर के पास। मतलब लीनियर का मतलब साफ समझ में आ रहा है, रैखिक, रेखा में, लाइन में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में, केरल में, जहां समुद्र होगा, नदी होगा। सड़क, नदी, नहर या रेलवे लाइन के किनारे। तो ये सब कितना मजेदार है, एकदम एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठा लो, है ना? शहरी बस्तियों का वर्गीकरण। अभी ग्रामीण बस्तियों का हम लोगों ने वर्गीकरण करा, अब शहरी बस्तियों का वर्गीकरण करेंगे। अब शहरी बस्तियों का वर्गीकरण किया जाएगा, शहरी बस्तियों का वर्गीकरण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? करो देखो। प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक नगर, जिला मुख्यालय, कैंटोनमेंट बोर्ड, औद्योगिक नगर, जमशेदपुर और भिलाई, परिवहन नगर, मुंबई, कोलकाता, बंदरगाह वाला, व्यापारिक नगर, कोलकाता और सूरत। नाम से नहीं समझ आ रहा है, इतना भी मजा नहीं आ रहा है। देखो, प्रशासनिक नगर, जिला मुख्यालय, कैंटोनमेंट बोर्ड को क्या बोलते हैं? प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक नगर। ठीक है ना? अगला है औद्योगिक नगर। ऐसे शहर जहां पे उद्योग धंधे हैं, जैसे जमशेदपुर और भिलाई, जमशेदपुर और भिलाई। परिवहन नगर, बेंगलुरु को भी आप औद्योगिक नगर में गिन सकते हो, वो आईटी सेक्टर का हब है ना? गिन सकते हो ना? परिवहन नगर, मुंबई, कोलकाता, मुख्य रूप से बंदरगाह के लिए। व्यापारिक नगर, जहां से व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा, क्या? कोलकाता और सूरत, कोलकाता और सूरत। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखो। खनन नगर, जहां पे खुदाई के द्वारा चीजों को हम जमीन से खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं। रानीगंज, धनबाद, झरिया, कोडरमा, है ना? मतलब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब क्या? इसके जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पे खनन का क्षेत्र बड़ा बड़ा सा है। रानीगंज, धनबाद, झरिया, बोकारो, है ना? अगला है छावनी नगर। छावनी नगर का मतलब क्या हुआ बताओ? ऐसा जगह जहां पे एयरफोर्स, आर्मी, है ना, रहती हो बड़े बड़े कैंपों में, उसे छावनी नगर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बाबू? छावनी नगर। ठीक है ना? चीजें क्लियर है? शिक्षा नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, देखो अपना पटना, उसको कैसे छोड़ देंगे भाई हम लोग? शिक्षा का कम क्षेत्र है क्या? दिल्ली। वैसे एग्जाम्पल के लिए था कोटा, ये काफी है, ये काफी है। लखनऊ, गोरखपुर भी है। ये सब मतलब जहां पे शिक्षा प्राप्त करते हो आप, वो सब शिक्षा का केंद्र हो गया। शहरों में बस्ती, शहरी अगर क्षेत्रों के वर्गीकरण की आप बात पढ़ रहे हो तो ये चीजें समझ में आ रही होगी क्लियरली? कोई दिक्कत? आ जाओ। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, अमृतसर है, फेमस है ना गंगा स्नान के लिए। बनारस, देवों की नगरी, देवों के देव महादेव, बनारस, है ना बाबू? नहीं? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर समझ में आ रहा है? अमृतसर और वाराणसी। पर्यटन नगर, घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से शिमला, नैनीताल, गोवा, मसूरी, है ना? ये सब तो है ही। ऊटी,
एग्जाम्पल के लिए दो दो चीज देना चाहिए था, हम ठीक ठाक दे दिए हैं। बातें एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है? मजा आ रहा है? चाय पीना है? चलो पिए पीते हैं, सब साथ में चाय पियेंगे। चाय पे मिलो मेरे साथ एग्जाम बाद। सबको 450 प्लस नंबर लाओ, आ जाओ मेरे साथ चाय पीने। अपने हाथ से चाय पिलाएंगे तुम लोगों को बना के। और बोलो। गुरु दक्षिणा के तौर पे दे दो, सब 450 प्लस नंबर लाओ, करो अपने सपने पूरे। और सिर्फ नंबर के लिए मत पढ़ो, कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ो। और सब होगा, बोलने से तो बिल्कुल नहीं होगा, ये गूगल बिल्कुल नहीं है। करने से सब होगा, करने से सब होगा। लेकिन वही सब होगा जो आप कर सकते हो। अब आप सोचो कि हम अमेरिका के जाके प्रेसिडेंट बन जाए तो वो नहीं होगा ना, आप वहां पे जाके बस नहीं सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। करने से वो सब होगा जो आपकी क्षमता है ना। ये तो बहुत महानुभाव लोग हैं, अलग अलग कमेंट करना शुरू कर देंगे कि करने से सब होगा तो सर हम पीएम बन जाए। तो बाबू पीएम सीएम क्या, आप कुछ भी बन सकते हो, बस आप अपने अंदर की योग्यता को पहचानो। बनने को तो लंठ भी बन सकते हो, बदमाश भी बन सकते हो, उसका क्या है। नालायको, बनो जो बनना है। बस ध्यान ये रहे कि वो बनने के बाद फिर क्या, कुछ बनने लायक नहीं रहोगे तो बनो ऐसा कि हमेशा बनने के चांसेस आगे के लिए बनी रहे। कुछ ऐसा आगे के रास्ते बंद मत करो, कुछ ऐसा बन के आगे के रास्ते बंद मत करो, है ना, है ना। चलो चीजें मजेदार है, यहां तक समझ में आ गई। आगे देखो, आगे देखो। महानगर, सिटी, मेट्रोपोलिस, उसको इंग्लिश में महानगर को क्या बोलते हैं, सिटी या मेट्रोपोलिस। ठीक है, जहां जनसंख्या कितनी होती है, 10 लाख से अधिक। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महानगर। उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु। ठीक है, मेगा सिटी, जनसंख्या कितना, 1 करोड़ से अधिक। भारत में मुंबई, दिल्ली और कोलकाता 2011 तक। ठीक है ना। कन्ब्रेशन क्या होता है, कई शहर आपस में जुड़कर एक बड़ा शहरी क्षेत्र बनाते हैं। कई शहरी क्षेत्र जुड़कर आपस में एक बड़ा शहरी क्षेत्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। अब इसमें क्या क्या जुड़ा है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, नोएडा है, गुरुग्राम है या फरीदाबाद, इतने शहर जुड़े तो क्या बोला, क्या बोला, दिल्ली एनसीआर। इसको क्या बोलते हैं, कन्ब्रेशन, कन्ब्रेशन, कन्ब्रेशन। याद रहेगा, चीजें समझ आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई समस्या बताओ। अगला है भारत में नगरीकरण की समस्याएं। चलो अब समस्या क्या है उस पे बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं में से क्या है, झुग्गी झोपड़ी, अनियोजित विकास। हम विकासशील हैं तो विकास कहां से होगा। कहां से होगा, समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। देखो भारत विश्व में आज जनसंख्या के नाम पे पहले स्थान पे है, पता है। भारत का क्षेत्रफल फिक्स है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, फिक्स है। ठीक है,
ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वो फिक्स है तो फिक्स है, और जनसंख्या फिक्स नहीं है, वो तेजी से बढ़ी जा रही है। आज ये स्थिति है कि हम इतना कम क्षेत्रफल के साथ, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें सबसे बड़े देश हैं, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश। मानव बस्ती पढ़ रहे हो तो मानव जनसंख्या के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक बात बताओ कि क्या ये जो 32,87,000 क्षेत्रफल है वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल बसने और कृषि योग्य तो है नहीं। उसी में तो पहाड़, पठार, नदी, झरना, समुद्र सब कुछ उसी में है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे इंसानों का बसना मुश्किल है, वहां जनसंख्या घनत्व कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है ना। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा है, जैसे बिहार। तो ये जो असमानता है, ये असमानता क्या है? अनियोजित विकास का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और झुग्गी और झोपड़ी, भाई आबादी बढ़ रही है, हमारे पास उतना संपत्ति थोड़े है कि हम बढ़िया सब आधुनिक चीजों को पूरा करके अपने आप को नगर के रूप में विकसित करके हम नगरीय सभ्यता में जी पाएंगे। तो हमारा जीवन क्या है? अनियोजित विकास के तरफ है। झुग्गी झोपड़ी है, समझ में आ गया। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या। अभी कुंभ नहाने गए थे लोग बड़ी मजे से शुद्धिकरण के लिए, और वो शुद्धिकरण वहां पे वो करने गए थे जिसमें सब लोग अशुद्ध होके ही गए थे, या फिर उसका पानी खुद में अशुद्ध है, खुद ही में अशुद्ध है। और अशुद्ध क्यों है? क्योंकि हमें अपने आप को साफ रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना, दमन करना, नाश करना, गंदा करना हमारे लिए हमारी पहली प्राथमिकता है। तो एक बात बताओ, जब स्थितियां ऐसे रहेंगी, जब स्थितियां ऐसी रहेंगी तो परिणाम क्या होगा? हमारे विपक्ष होगा कि नहीं होगा? जल प्रदूषण के लिए ये ठोस अपशिष्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि नहीं है? बताओ, है ना। वायु प्रदूषण के लिए है कि नहीं? बड़े बड़े मतलब दिल्ली में पहाड़ों के ढेर लगे हुए हैं, दिल्ली में कचड़ों के पहाड़ के ढेर लगे हुए हैं। अब एक बात बताओ, कचड़ों का पहाड़ का ढेर जो है, बारिश के मौसम में वो जितने भी उसमें से कचड़े जो गीला पदार्थ है वो बह के कहाँ जाएगा? यमुना में। सड़ के कहाँ जाएगा? यमुना में। वो जो सड़ेगा, उस सड़े हुए चीजों से बदबू कहाँ फैलेगी? हवा में। वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ। तो सारे के सारे प्रदूषण तो मानवीय कारणों से ही तो हो रहे हैं। प्रबंधन की समस्या, अब जरूरत से ज्यादा आबादी है, जरूरत से ज्यादा कचरा हो रहा है, तो कचरा प्रबंधन की समस्या होना जग जाहिर है भाई। परिवहन का जाम, बेरोजगारी और अपराध। भाई पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना है, और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो किसी का गला तो काट सकते हैं, चाकू मार सकते हैं। नहीं कर सकते भाई, जीना है तो अपराधी बनेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी चरम पे है। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, जब बहुत ज्यादा आबादी होगी और हम रोडों पे निकलेंगे तो क्या होगा? सड़क जाम की समस्या होगी कि नहीं? तो परिवहन की समस्या, परिवहन जाम की समस्या, ये सभी समस्याएं क्या है? नगरीकरण की समस्या। जल निकासी की समस्या, बाढ़, मुंबई और चेन्नई खूब आता है ना। क्यों? क्योंकि जल निकासी का छोड़ो ना, बहुत दूर चले गए, पटना में आ जाओ, नाव चलने लगता है बारिश में। गंगा चली जाती है शहरों में, गंगा के नदी में नाव चलता है बाकी दिनों, और बारिश में नाव चलता है कहाँ पे? गंगा के शहरों में, सॉरी पटना शहर में। पटना शहर में नाव चलने का मुख्य क्या कारण क्या है बाबू? जल निकासी की असुविधा। तो दिल्ली सॉरी बाढ़ की स्थिति जो है मुंबई में, चेन्नई में, किसके चलते? जल निकासी की समस्या के चलते। अमीर गरीब की खाई बढ़ना, ये तो भाई एक आम बात है, ये आम बात है। और इसी अमीरी गरीबी के खाई ने यूपी बिहार जैसे क्षेत्रों को पलायन करने, प्रवास करने, अपने आप को मतलब जबरदस्ती ऊंचा नीचा दिखाने के चक्कर में हम और ज्यादा अपने आप को गर्त में लेके चले गए हैं, हम अपने आप को और ज्यादा गर्त में लेके चले गए हैं। अब अभी बहुत सारे एक मतलब क्रेज चल रहा है ना दोस्त, आईना के सामने आईफोन लेके हम फोटो खींचेंगे और पोस्ट करेंगे। कहाँ पे? इंस्टा पे। कहाँ पे बाबू? यूट्यूब पे। कहाँ पे? फेसबुक पे। और क्या दिखाना चाहेंगे दुनिया को? अपना स्टेटस, क्या होने का? अमीर होने का, है ना। और उस अमीरी के दिखावे के चक्कर में हम कहाँ जाएंगे? गरीबों के बस्ती में।
और वहां पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे खुद को, बादशाह या महाराज, राजों के राज, महाधिराज, है ना। तो ये अमीरी और गरीबी की खाई नगरीकरण के चलते बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है। एक आदमी गांव में खूब शानो शौकत से अपना घर बना के खूब ढंग का जिंदगी जी रहा है, और एक अपार्टमेंट के कबूतर खाने में शहर में रहने वाला आदमी गांव में आके ऐसे रहना प्रारंभ करता है, ऐसे दिखाता है जैसे वो जो एक साधारण व्यक्ति एक बहुत अच्छे माहौल में, खुले वातावरण में, एक शुद्ध वातावरण में जी रहा है बहुत सुकून से, उसको ये महसूस कराने का कोशिश करता है कि तुम्हारी जीवन मेरे जीवन के तुलना में बहुत क्या है, अलग है। मतलब मैं क्या हूं, अमीर, और तुम क्या हो, गरीब। और वो सिर्फ दिखाने मात्र का होता है, हकीकत में वो उससे ज्यादा कंजर है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से क्या है, दुखी है, कमजोर है, उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय दिखावे के। अगर कुछ धन है उसके पास तो धन सिर्फ दिखावे के लिए है, उसका उपभोग वो जबरदस्ती कर रहा है, ना उसके पास सुकून का नींद है, ना सुकून का भोजन कर सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता। वही ग्रामीण आदमी दिखावे से दूर, मस्त जो चाहिए वो खाएगा, जैसे चाहिए वैसे सोएगा, मस्त नींद आएगा उसको, और इसके पास सब कुछ होने के बाद भी गरीब है। तो ये गरीबी और अमीरी गरीबी की खाई का बढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आदमी अपने संतोष के लिए ना, आदमी अपने संतोष के लिए सामने वाले को छोटा दिखाने का कोशिश करता है, ताकि उसको ये लगे कि वो बड़ा है, उस व्यक्ति को खुद में यह महसूस हो कि वो बड़ा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी ऐसे सोच से ग्रसित है, जो दिखावे की जिंदगी में बहुत परेशान रहते हैं, लड़कियां ज्यादा परेशान रहती है ना, भगवान ने ऑलरेडी उन्हें लड़कों के तुलना में खूबसूरत बनाया है ना। हम लोगों में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए हम लोग हार्ड होते हैं, उन लोगों में आयरन की मात्रा कम होती है इसलिए वो लोग गोरी होती है, सॉफ्ट होती है। सब कुछ नेचुरली बढ़िया होने के बाद उसको दिखाना है क्या, अपने आप को खूबसूरत, 4 लेयर पेंटिंग मारेगी, मेकअप करेगी, वो अलग बात है, वो अपने पैसे का करती है, मेरे बोलने का उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऑलरेडी वो खूबसूरत होने के बाद भी खूबसूरत हो रही है, क्यों? क्योंकि उसको दुनिया को दिखाना है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, या मैं बहुत अच्छी हूं, या बहुत मेरा एक स्टैंडर्ड है। हकीकत में अंदर से वो उतना ही कमजोर है, उतनी ही अकेली है ना बाबू। वैसे ही कोई लड़का है जब 4 दोस्तों से मिलता है तो ससुरा फेंकता है तो रुकने का नाम नहीं लेता, जब फेंकना शुरू करता है तो रुकने का नाम बिल्कुल नहीं लेता, नॉन स्टॉप फेंके जा रहा है। लेकिन अंदर से अपने सच्चाई को लेके वो डर रहा है, कहीं ना कहीं जानता है कि इन सब से मेरी स्थिति क्या है, खराब है। लेकिन उन सब के बीच अपने आप को कैसे दिखाता है, ऐसे दिखाता है जैसे उन सब पे वो भारी है ना। ये चीजें एकदम है कि नहीं? तो मेरे दोस्त, इन सब चीजों से एकदम दूर रहो, एकदम दूर रहो, और अपने आप को इतना बुलंद रखो कि ये सब चीजें आपके दूर दूर तक आपके करीब न फटके। सकारात्मक सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ एक अच्छे इंसान बन के जिंदगी जियो। पूजने वाले जबरदस्त होते हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से अमीर तो कोई नहीं होगा ना, लेकिन मरने के टाइम पे उनके पास संपत्ति के रूप में कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ किताबें और उनके अपने ड्रेसों के अलावा। और आज पूरे भारत में उनकी बराबरी करोड़ों अरबों खरबों जितना भी संपत्ति कोई बना ले, उतना अमीर तो कोई नहीं हो सकता। वो उनका व्यक्तित्व था, अपनी पहचान थी। ऐसे बहुत लोग हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में एक व्यक्ति का नाम सुनाया आपको। तो आप अपने व्यक्तित्व पे काम करिए, आप अपने नॉलेज पे काम करिए, आप अपने उस सोच पे काम करिए जिसके चलते आप दुनिया के सबसे अमीरों में से एक बन जाओ, जो जीते जी तो लोगों के दिलों और दिमाग में छाया रहे, जुबान पे रहे, मरने के बाद उससे ज्यादा वो इज्जत कमा के जाए, है ना दोस्त। आ जाओ। महत्वपूर्ण बिंदु, वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो जानने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। विश्व की सबसे बड़ी मेगा सिटी जनसंख्या में टोक्यो, कहां पे? जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है ना। विश्व की तुलनात्मक रूप से बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी मेगा सिटी जनसंख्या में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मेगा सिटी मुंबई, है ना। भारत में पूछा जाए मुंबई, विश्व में पूछा जाए टोक्यो। भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तमिलनाडु। कहां नगरीय जनसंख्या? नगरीय मतलब शहरों में। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य क्या? हिमाचल प्रदेश। बिहार का नगरीकरण स्तर बहुत कम, 11.3% 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए।
और बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसका हम लोगों ने ईमानदारी से चर्चा किया। चीजें मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गई होगी, और मस्ती मजाक तो चलते ही रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज है कि यार 12 हो जाएगा तब सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, या ग्रेजुएशन हो जाएगा तो सोचेंगे कि क्या करना है? कितने ऐसे हो, कितने ऐसे हो? बताओ। देखो भाई, जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उस बढ़ते हुए तेज जमाने में आप भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो ना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है ना दोस्त, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर सच में आप अपने फ्यूचर को लेके थोड़े से जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल हो, और अभी तक इसलिए भटक रहे हो कि आपको सही गाइडलाइन नहीं मिला है, तो निश्चिंत रहो, मैं आपको इस मामले में बहुत बेहतर ढंग से, बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। बस दिक्कत यह है कि आपकी बातें मुझे समझ तो आनी चाहिए कि आपकी क्षमता क्या है, आप करना क्या चाहते हो। अगर उन सब चीजों को आपको स्पष्ट कर दिया जाए तो फिर आप अपने काबिलियत के अनुसार आप अपने आप को जज करोगे कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। समझ आ रही है ना बात बाबू? बातें एकदम मजे से समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बताओ। बातें एकदम मजे से समझ आ रही है, नहीं आ रही है? अगर बात एकदम मजे से समझ में आ रही है तो निश्चिंत रहो, आप अपने जितने भी डाउट्स हैं, या जो भी चीजें हैं, या जो चीजें सोच लिए हो और उस चीज को कर पाने में उसके लिए जो रणनीति होनी चाहिए वो बनाने में असमर्थ हो, मैं हूं ना। अपने सारे फीडबैक, अपने सारे प्रश्न, अपने सारे सुझाव कमेंट में लिख दिया करो। मैं एक एक कमेंट का जवाब, एक एक प्रश्नों का जवाब, एक एक सुझावों पे विचार करने के साथ साथ अगर मेरे में कोई कमी है या फिर मेरी चीजें आपको समझ आती है, आप अपना राय बेबाक तरीके से, एकदम परिवार के हिस्सा हो ना, तो ये जिम्मेदारी है कि परिवार में एक दूसरे के लिए खड़ा रहना। अगर मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, आप खुल के लिखें, मुझे उससे मनोबल मिलेगा। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इस चीज को ऐसे और थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, या फिर मेरे में अगर कोई कमी लगता है वो भी आप खुल के बताएं। और जाते जाते मैं आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि मेरे दोस्त, अगर मेरी बातें आप सभी को सच में बहुत अच्छी लग रही है और आप मेरे क्लास को लेके बहुत संतुष्ट हो, एंजॉय कर रहे हो, तो इस चैनल को उन सभी बच्चों तक, अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो वास्तव में भटके हुए हैं। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे उनके भटकने की चीजें खत्म हो जाए और उनके लिए उनके रास्ते आसान हो जाए, है ना। ज्यादा बातें न करते हुए मैं उन सभी चीजों को आपको स्पष्ट किए दिया कर देना चाहता हूं कि ये मानव बस्तियां कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक, जो इसमें बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें अगर आपने समझ लिया तो इसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु, दीर्घ जो भी है सब आसानी से कर लोगे, और आसानी से करोगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। मैं हूं ना का मतलब ये हुआ कि अभी 10th के क्लास में मेरा PYQ सीरीज चल रहा है, उसमें मैं पिछले 7, 8, 10 साल का, मतलब बेसिकली 5 साल, लेकिन 10 साल तक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड है, या फिर ऐसा प्रश्न जिसको कर लेने से बाकी प्रश्नों के प्रति आपकी समझ बहुत अच्छी हो सकती है, वैसे प्रश्नों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया हूं, वो भी चैप्टर वाइज, ताकि कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ा है तो अचानक प्रश्न प्रश्न मतलब प्रश्न का मॉडल पेपर वगैरह देख के घबराए नहीं, वो अपने आप को मजबूत स्थिति में पाए, है ना, है ना। तो क्या करना है अब? चला जाए? चले? जाने का तो मन नहीं कर रहा है यार। चलो, ये शिकायतें कभी खत्म होने नहीं दूंगा कि सर 1 घंटा कैसे निकल गया, ये शिकायत हमेशा लगा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ तारीफ किए बिना तो रह नहीं पाओगे, क्योंकि मैं वो सब कुछ आपके लिए करूंगा जिसकी आप में कमी है, वो सब कुछ भरूंगा जो आप में होना चाहिए, और वो सब चीज आपके अंदर से निकालूंगा जो आपके अंदर गलत चीजों को पनप दे रही है। अगर वास्तव में आप मुझे अपना मानते हो, अपना एक अच्छा मेंटर मानते हो, अच्छा टीचर मानते हो, अगर सब कुछ अपना मान लिए हो ना, तो बस मान लिए तो मान लिए, अब क्या। बनाते हैं ना आगे के सफर को कुछ खास, यादगार, इस परिवार के साथ, जिसे क्या ब्रेनवेव के नाम से जानते हो, और मैं
बहुत सारे बच्चे बाद में जुड़ते हैं और ढेर सारा कमेंट करते हैं कि सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं कि मैं आप ही लोगों के बीच का एक आपका अपना दोस्त, अपना भाई, आपका एक गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर, जो मानना है मान लो। कुमार दिवाकर, सोशल साइंस का टीचर, जो 12 में आपको इतिहास, भूगोल और राजनीति अभी पढ़ा रहा हूं। सिलसिला चलता रहेगा। बस अभी सिर्फ मैसेज के द्वारा एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। आप अपनी बातें हमसे लिखते हो, अपने फीलिंग्स शेयर करते हो। मैं चाहूंगा कि अगर सच में मेरे से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है या हो, आपको सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हो, और एग्जाम में मेरे चलते अगर अपने दिल से माना कि मेरे वजह से आपके एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा हुआ, मिलने जरूर आना। एक कप चाय तो बनती है ना दोस्त, है ना। इंतजार रहेगा उस चाय का जब 450 प्लस आप नंबर लाके अपने आप को, माँ बाप को तो जो मिलेगा उसका तो आप कल्पना नहीं कर सकते, अपने आप को स्टेबल कर लोगे कि अब मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ आपको ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो और एकदम जितना जोश और जुनून झोंक सकते हो अभी अपने पढ़ाई में झोंक दो। तरीका स्मार्ट वाला होना चाहिए, किताबी कीड़ा बन के नहीं बैठना है। मजे में चीजें को सीखनी है। बातें रोज समझाता रहूंगा, रोज पढ़ाऊंगा, मजे लो, क्योंकि मेरे क्लास में पढ़ना है ही नहीं, चीजों को सीखना है ना बाबू। चलो बाय।